हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ दिस टाइम आई विल नॉट लीव यू का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। सिचेन ने सभी एल्डर्स के साथ मीटिंग करी थी। उसने बताया कि जो तालिस्मान उसके ब्रदर ने भेजे हैं उनका वो फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, पर उसके अंकल की तरह ही सभी एल्डर्स ने उन तालिस्मान का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। तभी एक एल्डर कहते हैं, अब तुम्हारा भाई इस सेक्ट का हिस्सा नहीं है, इसीलिए हम उसकी भेजी हुई कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। ये सब सुनने के बाद सिचेन को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सिचेन ये जानता था, अगर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता तो वांगजी इन तालिस्मान को कभी नहीं भेजता। सिचेन ने इन तालिस्मान के बारे में लगभग 2 दिन तक और सोचा कि उसे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। अब वो टेबल में बैठ के उन तालिस्मान का बहुत ही बारीकी से अध्ययन करता है। उसने लाइब्रेरी से कुछ बुक्स ली और उनके बारे में पढ़ना शुरू किया। लगभग रात के समय जब नाइट कर्फ्यू लगा हुआ था, वो लाइब्रेरी जाता है और उन तालिस्मान के बारे में पता करता है। तब उसे पता चला कि एक फायर से बचाने वाला तालिस्मान था और एक उनके वॉर्ड को मजबूत करने वाला। उसने छुपके से सभी तालिस्मान का यूज़ करा। लास्ट में वो अपने वॉर्ड को मजबूत करने वाले तालिस्मान का भी इस्तेमाल करता है, जिनसे क्लाउड रेसेस के ऊपर एक बैरियर बन गया था। जब उसने सभी तालिस्मान का यूज़ कर लिया तो वो अपने रूम में जाता है। जब वो अपने रूम में जाता है तो वो सोच रहा था, वांगजी, मैंने तुम्हारे भेजे हुए सभी तालिस्मान का यूज़ कर लिया है। जानता हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, तभी तुमने भेजा है, पर मुझे तुमसे बात करनी है। सच कहूँ तो मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। ये सब सोचते सोचते सिचेन अपने रूम में गया। वहीं दूसरी ओर हाउशान अभी अपनी टेबल में बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक नोट है जो उसे एक बर्ड ने दिया था। वो उस नोट को पढ़ता है और उसे तुरंत ही जला देता है। उस नोट को जलाने के बाद वो सोच रहा था, विहिंग और वांगजी तंगजू में क्या कर रहे हैं और वो उस फ्लावर लेडी के मैंशन में फूलों की सफाई क्यों कर रहे हैं, और तुम इतना फूड क्यों खरीद रहे हो जैसे तुम किसी आर्मी को खाना खिलाने वाले हो। क्या तुम्हारा वहाँ रहना और वैन सिबलिंग से मिलना, इन सब के बीच में कोई रिश्ता है? सोच रहा था, जब से विहिंग गया है तब से यहाँ कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है। अब वो सोचता है, कल वो अपने ब्रदर को लेटर लिखेगा कि वो वापस घर आ जाए, क्योंकि उसकी पढ़ाई यहाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, तो वो अब आ सकता है। ये सोचते हुए वो भी सो गया। वहीं यूनमैक सेक्ट में अभी दिन का समय है। तेज धूप के नीचे वहाँ के डिसिपल प्रैक्टिस कर रहे हैं। पसीना उनके बदन से टपक रहा था। जब से उनके हेड डिसिपल वुशान ने अपने सेक्ट को छोड़ा है, तब से जियान चेंग उनका हेड डिसिपल बन गया है। वो अपनी माँ की तरह ही बुरा है। वो हमेशा उन पर चिल्लाता रहता है। जियान चेंग को खुद स्किल की कमी है। अभी उनके सेक्ट में कई ऐसे डिसिपल्स हैं जिनकी स्किल जियान चेंग से अच्छी है, पर वो अपनी पोटेंशियल नहीं दिखाते क्योंकि वो डरते हैं कहीं मैडम यू को पता चला तो वो उन्हें जीडियान से बीट करेंगी। वो अभी वी वुशान को बहुत मिस कर रहे थे क्योंकि वो हमेशा उनकी मदद करता था, उन्हें प्यार से सिखाता था, गलती होने पर उसे सुधारता था, ना कि उन्हें मारता था। तभी मैडम यू चिल्लाते हुए कहती है, जियान चेंग, तुम्हें इन पर और भी ज़्यादा हार्ड होना पड़ेगा। तुम इन सब के मास्टर हो, तो ध्यान रहे कि इन पर बिल्कुल भी रहम मत करना। जियान चेंग चिल्लाते हुए कहता है, यस मॉम, जैसा आप कहें। अब मैडम यू कहती है, तुम्हारे फादर किधर हैं? जियान चेंग ने उत्तर दिया, ऑफिस में। इतना सुनते ही मैडम यू ऑफिस की ओर जाने लगी। जैसे ही मैडम यू ऑफिस में एंटर करती है, फेंग मियान अपनी नज़रें उठा के उसकी तरफ देखता है। मैडम यू कहती है, तुम जानते हो
वापस लौटते समय मैं किससे मिली थी? फैंग मियान ने बहुत ही प्यार से पूछा, किससे माय लेडी? तभी मैडम यू गुस्से में कहती है, उसी धोखेबाज से जिसने हमारे सेक्ट को छोड़ दिया। अब मैडम यू कहती है, आपका बेटा वहाँ धूप में डिसिपल को ट्रेन कर रहा है और आप उसकी मदद करना छोड़कर यहाँ ऑफिस में बैठे हैं। आपने हमेशा वी हुशान की मदद करी, हमेशा आप उससे ज़्यादा प्यार करते थे। जियान चैंग के प्रति आपने हमेशा अपना गुस्सा ही दिखाया, कभी प्यार नहीं दिखाया। लेकिन अब आपको पता चलेगा कि सच में आपके इस सेक्ट का उत्तराधिकारी कौन है। बात पर फैंग मियान ने अपनी पत्नी की ओर देखा और अपना सर हिलाया। अब वो अपने काम में फिर से लग जाता है। फैंग मियान अभी भी चाहता था कि वी वुशान वापस आ जाए, क्योंकि वो जानता है जियान चैंग को डिसिपल के साथ कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा। जियान चैंग अपनी मदर की तरह ही है, हमेशा गुस्से में और चिल्लाने वाला। वो सोच रहा था वी वुशान उन सभी की मदद करता था, पर अब वो नहीं है। मैडम यू अभी भी उसके सामने चिल्ला रही थी, लेकिन फैंग मियान उसे कंटिन्यूसली इग्नोर करता है, जिससे मैडम यू गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मैडम यू इतने चिल्लाते हुए बोल रही थी जिससे यानली ने भी सब कुछ सुन लिया था। तभी यानली सोचती है, आशान तुम कहाँ हो? हमें मिलके बात करनी चाहिए। ओ आशान, तुम्हारी सिजे तुम्हें बहुत मिस कर रही है। काश मैं तुम्हें समझा पाती कि तुम्हारी जगह हमारे दिल में है। अचैन तुम्हारे बिना बहुत परेशान है, उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा है। काश तुम यहाँ होते उसे समझाने के लिए। यानली ये सोचते सोचते एक गहरी आह भरती है और अपने आंसुओं को पोंछती है। वैन रोहान गुस्से में था, क्योंकि अब उसके पास इन आयरन का बस एक ही टुकड़ा बचा है, जो उसने तफन पर्वत से पत्थर की मूर्ति से लिया था। क्लाउड एसेस में जो इन आयरन का टुकड़ा था वो अब गायब हो चुका था। वैन किंग ये उसे बताती है। उसने वैन किंग को धमकी भी दी कि अगर वो झूठ बोल रही है तो वो उसके भाई को मार देगा, पर वैन किंग उसे कहती है कि उसे पहले महसूस हुआ था कि क्लाउड एसेस में इन आयरन का टुकड़ा है, पर बाद में वो वहाँ से गायब हो गया। वैन रोहान जानता है कि वैन किंग कभी झूठ नहीं बोलती, वो अपने और अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है। वहीं वैन चाओ भी फ्लावर लेडी से दूसरा टुकड़ा नहीं ले पाया, क्योंकि फ्लावर लेडी के घर के आसपास एक बहुत ही मजबूत बैरियर लगा है, जिससे वैन चाओ अंदर पांव तक नहीं रख पाया। लेकिन वैन चाओ अभी भी उस टुकड़े को खोज रहा है, पर वो उसे मिलेगा या नहीं इस बारे में कोई नहीं कह सकता। वहीं दूसरी ओर वैनकिंग और वैनिंग अभी हब्स को तोड़ रहे थे। तभी वैनिंग कहता है, सिस्टर वो दोनों यंग मास्टर हमारे लिए कोई भी संदेश कैसे भेज पाएंगे? क्या उन्हें पता है कि हम नाइटलाइट सिटी वापस आ गए हैं? वैनकिंग अपने भाई की ओर देखती है और कहती है, मैं हमें यहाँ से बाहर ले जाने के लिए कुछ सोच रही हूँ, लेकिन अभी उन्हें मैसेज भेजना सेफ नहीं है, क्योंकि अंकल हम पर नज़र रखे हुए हैं। लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ, जैसे ही मेरे पास कोई सॉलिड प्लान होगा मैं उन्हें तुरंत मैसेज भेजूंगी। इस बात पर वैनिंग नोट करता है और वो दोनों अपना काम कंटिन्यू रखते हैं। तभी वैनकिंग सोचने लगती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे साथ कुछ भी हो, पर मेरा परिवार और मेरा भाई सुरक्षित होना चाहिए। उसका बस चलता तो वो अपने अंकल को पॉइज़न देकर यहाँ से भाग जाती, पर अगर उसने ऐसा किया तो वो लोग पकड़े जाएंगे और न जाने उसके अंकल फिर उसके भाई के साथ क्या करेंगे। उसे पता है कि जो भी लेटर वो लिखकर भेजती है उसे वैन रोहान खोल के पढ़ता है। उसे समझ नहीं आता कि वो लोग बस एक मामूली से हीलर हैं, तो फिर उनके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया जा रहा है। उसे बस विहिंग और वांगची तक अपना मैसेज पहुंचाने का कोई जरिया ढूंढना होगा। ये सब सोचकर वो एक ठंडी आह भरती है। वहीं दूसरी ओर विहिंग अभी
फ्लोरिस्ट लेडी के गार्डन में बैठा हुआ था। वो सोच रहा था कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे वो वैनकिंग से कम्युनिकेट कर पाए। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी। ये लंचा था। वो विहिंग के सामने ट्रे रखता है जिसमें कुछ स्नैक्स और चाय थी। अब उसने विहिंग से पूछा, क्या हुआ विहिंग, तुम परेशान लग रहे हो? तभी विहिंग ने चाय की एक सिप लेते हुए कहा, मैं बस सोच रहा हूँ कि हम वैन सिबलिंग से कैसे बात करें। बोलते हुए विहिंग की आवाज़ में फ्रस्ट्रेशन साफ नज़र आ रही थी। वांगजी भी अपनी चाय की सिप लेते हुए कहता है, मैं भी वही सोच रहा हूँ। टाइम बाद क्लाउड रेसेस में लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वेंस का इंट्रोडक्शन होगा। मुझे लगता है वेंस को बाहर निकालने का वो सबसे सही टाइम है। ये कहकर वांगजी ने अपनी चाय की दूसरी सिप ली। वो बहुत कामली ये सब कह रहा था। ये सुनते ही विहिंग ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की ओर देखकर कहा, लंजा, ये तो ग्रेट आइडिया है। मेरे दिमाग में ये आइडिया क्यों नहीं आया? पर अब हम किसी भी सेक्ट का हिस्सा नहीं हैं, तो हमें इनविटेशन नहीं आएगा। तभी वांगची कहता है, कोई बात नहीं, हम उन लोगों के बीच में अपना भेष बदल कर जाएंगे। तभी विहिंग कहता है, लंजा, हम अपने कपड़े तो बदल लेंगे, पर तुम्हारी ये ब्यूटीफुल आइज़ और तुम्हारा ये ग्रेट फीचर हम कैसे छुपा पाएंगे, जो मीलों दूर से भी अलग से चमकता है। विहिंग की इस बात को सुनकर वांगची ब्लश करने लगा, जिसे देखकर विहिंग स्माइल करता है। अब वो दोनों कुछ देर तक ऐसे ही साइलेंट हो गए। कुछ देर बाद विहिंग फिर से बोला। वो कहता है, क्यों ना हम किसी की मदद लें? ये सुनते ही वांगची के चेहरे पे फ्रोन आ गया। वो पूछता है, तो विहिंग के दिमाग में अभी कौन है? विहिंग ने कहा, होशान। इस सेक्ट का राजकुमार। वो हमारी मदद कैसे कर सकता है? तभी विहिंग कहता है, वो जितना डम दिखता है उतना है नहीं। उसका माइंड बहुत क्लेवर है, बस वो दिखाता नहीं है। मुझे लगता है इस मामले में वो हमारी मदद कर सकता है। अब वो दोनों फिर से साइलेंट हो गए। दोनों ही कुछ ना कुछ सोच रहे थे। विहिंग के दिमाग में कुछ चल रहा था। उसने वांगजी से पूछा, लंजा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अगर तुम्हें जवाब ना देना हो तो मत देना, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। तभी वांगजी ने कहा, पूछो। याद है ना, पिछली लाइफ में जब वेंस ने क्लाउड रेसेस पर हमला किया था तो तुम्हारे फादर बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो गए थे और वो डायड हो गए थे। तो तुम्हें नहीं लगता हमें उन्हें बता देना चाहिए कि पूरी सच्चाई क्या है? इससे वो तो सेफ रहेंगे। बात पर वांगजी कुछ नहीं कहता। तभी विहिंग कहता है, ओ लंजा, तुम्हें मेरी बात पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें नहीं बताना तो कोई बात नहीं, वैसे भी तुम तो जानते ही हो मैं बकवास करता हूँ। ये कहकर विहिंग ने अपना फेस टर्न कर लिया। वांगजी अपने ब्लैंक फेस के साथ उसी की ओर देख रहा था। अब वांगजी ने धीरे से विहिंग का नाम लिया। विहिंग वांगजी की ओर अपने फेस को टर्न करता है। उसने जब वांगजी की ओर देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। अब वांगजी कहता है, विहिंग, मैं अपने फादर को नहीं जानता जैसे मैं अपनी माँ को जानता हूँ। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पता वो कैसे दिखते हैं। जब वेंस ने हमला किया था तो वो हर्ट हो गए थे। फिर उसके बाद उनका निधन हो गया। लेकिन सच बताऊं तो मैंने उनके लिए शोक नहीं मनाया था। उन्हें बताएंगे, क्या पता इस बार वो अपने एकांतवास से बाहर आके सब कुछ सही कर दें। अब विहिंग वांगजी के हाथ को पकड़ता है और उसे धीरे से स्क्वीज करते हुए कहता है, आई एम सॉरी लंजा, मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था। भी वांगजी कहता है, नहीं विहिंग, हमें उन्हें बताना होगा। अगर उन्होंने अपना एकांतवास समाप्त नहीं किया और आके सेक्ट में शामिल नहीं हुए तो उसका नतीजा कितना बुरा हो सकता है। बात पर विहिंग ने नोट किया और स्माइल करी। अब विहिंग कहता है, जब तुम कंफर्टेबल होगे हम चले जाएंगे। ओ लंजा, तुम्हें नहीं लगता क्लाउड रेसेस के बैरियर को तोड़ के जाना
और वहाँ पर ऐसे ही घूमना हमारी आदत बन गई है। ये सुनते ही लंजा के फेस पर हल्की सी स्माइल आई, जिसे देखकर विहिंग कह सकता है कि उसने अभी हेवन के दर्शन किए थे। अब लंजा कहता है, हम बहुत जल्दी ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। ये सुनते ही विहिंग जोर जोर से हंसने लगा। विहिंग को ऐसे हंसते हुए देखकर लंजा सोच रहा था, मेरी बस एक ही विश है विहिंग, तुम्हें ऐसे केयरफुली और पेनलेस हंसते हुए देखना। तुम मेरा इकलौता प्यार हो, पिछली लाइफ में भी और इस लाइफ में भी। तुम मेरे सोलमेट हो, मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगा। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहें, हैप्पी रहिए। बाय बाय।